गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं क्लास 8 के अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का सभी क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? क में सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। आप सभी को पता ही होगा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। नील हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। एल्कोहल का उत्पाद डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। उसके बाद है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। पता ही होगा, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। तो नंबर है, सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाएं। इसका उपयोग निम्न के उत्पाद में किया जाता है: चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनफ्लीज मच्छर, पता ही होगा, तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है, ये सभी को पता होना चाहिए। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी एक ऐसी मक्खी है जो संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। वो किसी से किसी में भी कुछ भी बीमारी फैला सकती है। तो घरेलू मक्खी से आप लोग बच के रहिएगा। उसके बाद है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मांझने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। उसके बाद है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोलिडांग, किण्वन और संक्रमण। इसका आंसर हो जाएगा किण्वन, आपको पता ही होगा। उसके बाद 3 नंबर में है, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम 2 के जीवों के में दिए गए उनके कार्य से करना है। मतलब कॉलम 1 का कौन जीव, जैसे हो गया जीवाणु, तो इसका कौन सा कार्य है उसमें इसका मिलान करना है। तो ये है कॉलम ए और ये कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है? जीवाणु। तो जीवाणु क्या है? हैजा का कारक, पता ही होगा आपको। राइजोबिया नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही का जमाना। ईस्ट हो जाएगा आपको ब्रेड या कुछ ब्रेड की बेकिंग यानी कि फुलाना, मतलब आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया था पहले ही। उसके बाद है, एक प्रोटोजोआ, मलेरिया का कारक। उसके बाद है, एक विषाणु। तो आप दोनों में लगा सकते हैं, काहे कि इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा दिया है। तो एड्स का कारक भी और प्रतिजैविक उत्पादित करता भी है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो चलिए बताते हैं सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख लिया है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं। पहला है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका आंसर लिख लिया। 6 नंबर का आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिएगा राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम तथा एजिटोबैक्टर।
देख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर बुक में ही ढूंढ लिया है। तो देखिए इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद है जीवाणु पनीर बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद है एस्टोबैक्टर एसिटी अल्कोहल में एसिड अम्ल बनाने में मदद करता है। उसके बाद खमीर ईस्ट का उपयोग शराब का अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों की संबंधित कर प्रतिजैविकों उत्पादन करते हैं। कुछ जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद है जीवाणु का उपयोग औषधियों के निर्माण औषधियों है नहीं दिख रहा था, इसके कारण गलती पर आ गया है। तो ये है औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद है जीवाणु का उपयोग अचार तथा अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। उसके बाद है ईस्ट का उपयोग ब्रेड पेस्ट्री केक बनाने में किया जाता है। उसके बाद पर्यावरण के शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ये देख सकते हैं आप इसका आंसर। पढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका भी आंसर। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। साधारण रोग जैसे जुकाम फ्लू तथा साधारण खांसी विषाणु रोग है। खतरनाक रोग जैसे खसरा पोलियो आदि विषाणु जनित रोग है। अतिसार तथा मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। टाइफाइड तथा क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। दाद कवक द्वारा होता है। पशु में होने वाला खुर तथा मुंह का रोग विषाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स मनुष्य तथा पशुओं में होने वाला खतरनाक रोग जीवाणु जनित है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। देख सकते हैं इसका आंसर संक्षिप्त रूप में। उसके बाद आपका अंतिम नंबर क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए इसका भी आंसर हम बताते हैं आप। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को पैदा होने व नष्ट करने में प्रयोग की जाती है, ऐसी औषधि प्रतिजैविक कहलाती है। प्रतिजैविक चिकित्सक की सलाह पर उचित मात्रा व उचित समय पर लेना चाहिए। वे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। और आपको ये भी बात याद रखना है, प्रतिजैविक लेते समय ये कंफर्म करना है कि आपको ये सचमुच में लेना है या नहीं। अगर इसे आप ले लेते हैं तो बाद में अगर आपको ये रोग नहीं होगा तो फिर ये आपके अगर जब भी रोग होगा तो आपके ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।